तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जो सिटीजनशिप है ये सिविक वर्ड से बना है। सिविक का अर्थ क्या होता है? किसी नगर का निवासी। किसी नगर का निवासी। तो अगर हम नागरिकता को देखें तो हम लोग इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ग्रीक, फिर रोमन, फिर लिबरल या मॉडर्न क्या ढंग है नागरिकता को परिभाषित करने का। तो ग्रीक में जब हम लोगों ने ग्रीक थिंकर्स फॉर एग्जांपल अरस्तु को किया था, तो हमने देखा था कि वो नागरिक किसको मानता है? नागरिक किसको मानता है? जिनके पास पहला तो अवकाश है, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने में अपना सामर्थ्य दिखा देते हैं। फिर जो अरस्तु की नागरिकता है ये कर्तव्य पर आधारित है। कर्तव्य पर आधारित है, अधिकार पर आधारित नहीं। और इसमें विशेषाधिकार था। अरस्तु क्या कहता है? कुछ लोग जन्म से ही मास्टर पैदा होते हैं। विशेषाधिकार इस सेंस में भी था कि अरस्तु महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दास, यहाँ तक कि जो बंदी हैं, युद्ध बंदी हैं, उनको भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। जो विदेशी लोग हैं उनको भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं था। फिर जो रोमन काल आता है तो उसमें जो नागरिकता है वो बेसिकली कानूनी स्थिति के रूप में उसको देखा गया। और चूंकि सभी लोग कानून के समक्ष समान होते हैं तो वहां पर समान नागरिकता की बात करी गई और कानूनी रूप से नागरिकता को परिभाषित किया गया। इसके बाद हम मॉडर्न या लिबरल समय में आते हैं। तो मॉडर्न समय में या लिबरल जो वे ऑफ थिंकिंग है नागरिकता को देखने की, तो वो नागरिकता को एक अधिकार के रूप में देखते हैं। और नागरिकता जो लिबरल या मॉडर्न है क्या मानते हैं कि जो नागरिकता है ये राजनीतिक समुदाय के पूर्ण सदस्य के रूप में ये किसी एक नागरिक को समझते हैं। राजनीतिक समुदाय के पूर्ण सदस्य के रूप में एक नागरिक को मानते हैं और ये समान अधिकारों की समानता की बात करते हैं। समान अधिकारों की समानता की बात करते हैं, हैसियत की समानता की बात करते हैं। तो यही है। अगर कहा जाए कि नागरिकता का क्या पैमाना होना चाहिए नागरिकता का, तो पहला तो आप एक किसी राष्ट्र राज्य में या राष्ट्र राज्य के भू क्षेत्र में आप निवास करते हो। दूसरा, आप वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए। फिर आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे और अधिकारों न केवल आपको अधिकार मिलेंगे बल्कि अधिकारों की समानता होगी। और अधिकार जो होंगे इसके साथ साथ आपके कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे। तो भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फिर जो नागरिकता है ये जन अधिकारों की मांग करती है और ये सक्रिय भागीदारी का समर्थन करती है। सक्रिय भागीदारी जो कि हम अरस्तु में भी देखते हैं, फिर हम हन्ना अरेंट में भी देखते हैं। तो यही बात है। चलिए नागरिकता को पढ़ते हैं। तो सिटीजनशिप शब्द में सिटीजन लैटिन भाषा में सिविक से बना है जिसका अभिप्राय है नगर के निवासी। नागरिकता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण या उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिकता का अर्थ क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण व उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। इस प्रकार नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता के रूप में की जाती है। नागरिक विदेशियों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे अपने अधिकार के आधार पर अपने राजनीतिक समुदाय या राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, जबकि एलियंस या जो विदेशी होते हैं वो पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। नागरिकता व्यक्ति व राज्य के बीच एक ऐसा संबंध है जिसमें राज्य व व्यक्ति दोनों पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों में बंधे होते हैं। फिर अरस्तु के अनुसार एक नागरिक वह है जिसके पास अवकाश है तथा जो शासन या सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। इस प्रकार विधिक या न्यायिक कार्यों में जो भागीदारी करता है वही नागरिक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो करता है वही नागरिक है। अरस्तु ने नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार माना है। इस प्रकार प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में नागरिकता को शासन कार्यों में भागीदारी के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जाता था तथा नागरिकता को केवल थोड़े बहुत स्वतंत्र जनों यानी फ्री मैन को ही प्राप्त थी। नागरिकता प्राप्त थी। प्राचीन यूनान में नागरिकता कर्तव्य पर आधारित थी जबकि नागरिकता की आधुनिक अवधारणा अधिकार पर आधारित है। अधिकार आधारित नागरिकता की नींव उदारवाद ने रखी है। उसने पहले प्राकृतिक व नागरिक तथा बाद में राजनीतिक अधिकारों की मांग की है। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई है 1688 में, अमेरिका की
अमेरिका क्रांति जो 1776 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद नागरिकता अधिकारों से जुड़ गई। जो हुई है क्रांतियां, उसके बाद नागरिकता अधिकारों से नागरिकता को देखने लगा कि राज्य हमें क्या क्या अधिकार दे रहा है। प्राचीन यूनान में नागरिकता हैसियत के विभेदीकरण का साधन थी, जबकि आधुनिक काल में यह हैसियत की समानता का साधन है। अब नागरिकता के प्रकार, तो एक तो औपचारिक नागरिकता है, जिसमें राज्य की कानूनी सदस्यता ही पर्याप्त मानी जाती है। औपचारिक नागरिकता, जैसे औपचारिक इक्वलिटी है, तो ऐसे ही औपचारिक नागरिकता है कि राज्य की कानूनी सदस्यता ही पर्याप्त मानी जाती है। और तात्विक नागरिकता, इसमें राज्य के पूर्ण सदस्य को प्राप्त नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपको राजनीतिक अधिकार भी हैं, आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, आपको सामाजिक अधिकार भी हैं, इवन आपको आर्थिक अधिकार भी हैं, आपको रोजी रोटी का अधिकार भी है। अब नागरिकता की विशेषताएं क्या है, तो यह किसी राष्ट्र राज्य की कानूनी सदस्यता हासिल करना, नागरिकता। फिर नागरिक की हैसियत से उस राज्य में स्थायी निवासी होना, वही बात है कि राष्ट्र राज्य के किसी भू क्षेत्र में आप रहते हो, फिर उसके स्थायी निवासी हो। अपने व्यक्तित्व विकास के अवसरों की मांग करना, आत्म विकास है तो अधिकारों की प्राप्ति तथा उन अधिकारों का उपयोग व कर्तव्यों का पालन करना। तो अधिकार के साथ साथ आपको कुछ उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। राज्य के विधि विरोधी व जन विरोधी कदमों का विरोध व सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करना। तो अगर कोई राज्य है जो ऐसे कार्य कर रहा है जो जन विरोधी हैं या विधि विरोधी हैं, तो आप उनका विरोध भी कर सकते हैं। इस प्रकार नागरिकता इज इक्वल टू समानता प्लस अधिकार। तो आपको सभी को राज्य के समक्ष समान समझा जा रहा है और आपको कुछ राइट दिए गए हैं। भारत में फंडामेंटल राइट्स के रूप में हैं, तो तीनों का घनिष्ठ संबंध है। फिर 5 आर्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के 5 आर क्या क्या है। पहला है राइट्स यानी अधिकार, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिकता आपको अधिकार के रूप में, नागरिकता आपको कुछ अधिकार देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी होगी एक देश के नागरिक होने के नाते। फिर ये रिसोर्सेस भी आपको प्रोवाइड करवाएगी, ये आपको रिकॉग्निशन देती है, आप भारतीय हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, तो ये आपको रिकॉग्निशन भी देती है और रेसिडेंट्स तो मिलता ही है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो एक तो जन्मजात है कि आप जहां पर पैदा हुए वहां पर नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे लेक्स सोली कहते हैं। लेक्स सोली यानी सोली क्या है, निश्चित स्थान पर जन्म नागरिकता का आधार होगा। अगर आप जैसे भारत में अगर आप पैदा हो गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा है देशीकरण, इसमें विदेशी या अनागरिक किसी राष्ट्र राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि देशीकरण होता है भारत में, एक स्पेसिफिक टाइम है अभी जो नागरिकता कानून आया है, उसमें जो 12 या 13 साल था उसको हटा के 6 वर्ष कर दिया गया है। उसी के खिलाफ जो सब कुछ हो रहा है, तो ये है देशीकरण। अब आपका देशीकरण किया जाता है, आपका नेशनलाइजेशन किया जाता है। भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान या नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, तो एक तो जन्म से, तो आप भारत में जन्मे हो। दूसरा वंश परंपरा, आपका कोई जो मतलब आप या आपके पूर्वज यहाँ रहने होने चाहिए। दूसरा आप पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देशीयकरण से प्राप्त कर सकते हैं। और भू क्षेत्र के शामिल होने, तो फॉर एग्जाम्पल जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। तो यही है कि अगर भारत किसी क्षेत्र को अनेक्स करता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। लेक्स सोली, निश्चित स्थान पर जन्म नागरिकता का आधार है। और लेक्स सेंजुइस या लेक्स सेंजुइनिस, ये रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता। तो यूरोपीय देशों में यही प्रचलित है, यहाँ पर रक्त संबंध, अगर आप जर्मनी से, अगर आप आपके अंदर जर्मन ब्लड है या आप जर्मन रेस के हैं, तो आप भारत विश्व के किसी भी कोने में रहें आपको जर्मनी की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे पुर्तगाल या इटली में यही होता है, या पूरी यूरोप में यही होता है। हेगल पहचान की आवश्यकता ऐसा बोलता है कि हेगल नागरिकता को पहचान की आवश्यकता बोलता है। फिर नागरिकता के सिद्धांत, तो पहला है नागरिकता का उदारवादी या विकासात्मक सिद्धांत। तो इसमें हम टी.एच. मार्शल जो यूके के हैं, उनका एक लेख है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस, ये 1950 में आता है, में वो इसको वर्णित करते हैं। फिर स्वतंत्रवादी सिद्धांत है, इसमें रॉबर्ट नॉजिक आते हैं। फिर मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसमें एंथनी गिडेंस आते हैं। समुदायवादी सिद्धांत है, इसमें वाल्जर और बेंजामिन बार्बर आते हैं। फिर बहुलवादी सिद्धांत है, इसमें बी.एस. टर्नर और डेविड हेल्ड आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत देखते हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल हैं इसके प्रतिपादक। तो नागरिक एक राजनीतिक समुदाय के स्वतंत्र व समान सदस्य होते हैं। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय फॉर एग्जाम्पल भारत एक राजनीतिक समुदाय अगर कंसिडर कर दिया जाए, तो यहाँ के नागरिक स्वतंत्र एवं समान सदस्य होंगे। इस सिद्धांत की बुनियाद नागरिक अधिकार है, सिविल राइट है।
टी.एच. मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस 1950 में आती है, में ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। तो जो टी.एच. मार्शल हैं वो अपने जो बुक है उसमें ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं और ब्रिटेन के थे भी। इसमें औपचारिक के बजाय तात्विक नागरिकता का समर्थन किया गया कि आप औपचारिक नहीं, हमने देखा था कि आप केवल लॉ के अंडर आप किसी भी देश के नागरिक होते हैं, जिसमें हम तात्विक नागरिकता की बात किए थे कि राज्य की कानूनी सदस्यता ही पर्याप्त होती है, लेकिन तात्विक में आपको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या बात करते हैं, तात्विक नागरिकता यानी सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार की बात करते हैं। तात्विक नागरिकता का आधार होते हैं क्रमशः नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। फिर नागरिकता की पूर्णता एक उदारवादी प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य में ही संभव है, क्योंकि वहां पूरे अधिकार उपलब्ध हैं। तो अब अगर नागरिकता जो जिसे हम नागरिक, राजनीतिक या सामाजिक अधिकार के रूप में देखते हैं, तो ये कहाँ मिल सकता है? लोकतांत्रिक, एक उदारवादी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य जैसे भारत हो गया या यूरोप के देश हो गए या अमेरिका हो गया, वहीं तो आप ऐसी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। टी.एच. मार्शल के लेख नागरिकता व सामाजिक वर्ग सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस को 20वीं शताब्दी में नागरिकता पर बहस का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। मार्शल ने नागरिकता के प्रश्न को मानवीय समानता के साथ जोड़ा है, ह्यूमन इक्वालिटी से जोड़ा है, और इस मानवीय समानता को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक, नागरिक व सामाजिक अधिकारों व कर्तव्यों के साथ इसका वर्णन किया है। इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकारों के विकास में विश्वास रखता है। यह स्थैतिक नहीं बल्कि गत्यात्मक है, यानी कि ये डायनेमिक है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। यहाँ पर अधिकारों का विकास होता है। पहले आपको नागरिकता दी गई 18वीं सदी में। अगर हम देखते हैं तो 18वीं सदी में क्या था, विकास काल देखते हैं, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। यूसे में जो सब्सटेंटिव सिटीजनशिप है या तात्विक नागरिकता, उसका विकास कैसे हुआ है? तो 18वीं सदी में नागरिकता आई थी, सिविक सिटीजनशिप आई थी, जहां पर हमें सीमित राजतंत्र, विधि का शासन, संसद जैसे चीजें देखने को मिली, और ये उदारवादी जो चीजें थी वहां पर सामने आई। तो ये इसमें राजनीतिक नागरिकता दी गई कि आप पोलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इस प्रकार की। फिर इसके बाद सामाजिक नागरिकता आती है 20वीं सदी में। तो नागरिकता का रूप ये नागरिकता है, सिविल सिटीजनशिप है। इसमें पहले आपको राजनीतिक अधिकार दिए गए, फिर सामाजिक अधिकार दिए गए। फिर अधिकारों का स्वरूप, तो 18वीं सदी में नागरिक अधिकार थे, सिविल राइट्स थे। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक अधिकार हो गए, और 20वीं शताब्दी में सामाजिक अधिकार भी दिए गए। अब सामाजिक के साथ साथ आर्थिक चीजें इसमें सम्मिलित हैं, हालांकि कहा नहीं जाता है लेकिन सम्मिलित है। प्रयुक्त संस्थाएं, तो 18वीं सदी में जो नागरिकता थी, जहां पर नागरिक अधिकार थे, उसको कौन देखता था? न्यायालय देखता था। फिर 19वीं शताब्दी में जहां पर राजनीतिक नागरिकता आई, राजनीतिक अधिकार आए, प्रतिनिधि संस्थाएं, इसमें संसद या विधायिका का महत्वपूर्ण योगदान होने लगा। और सामाजिक नागरिकता के लिए सामाजिक आर्थिक सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई, और ऐसे जुड़ी संस्थाएं उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। तो देखते हैं नागरिकता। यूके में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों का उदय हुआ तथा नागरिकता का जन्म हुआ। नागरिक अधिकारों का यानी सिविल राइट्स का उदय हुआ, और नागरिकता यानी सिविल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया। नागरिक अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता, दैहिक स्वतंत्रता, वाणी विचार, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति रखने व अनुबंध की स्वतंत्रता, ये है नागरिक अधिकार। फिर इस काल में यूके में सीमित राजतंत्र, पूंजीवादी व्यवस्था तथा सीमित मताधिकार का विकास हुआ। यूएसए जैसे विकासशील देशों में यूएसए जैसे विकसित देशों में श्वेतों को औपचारिक नागरिकता तो थी, पर नागरिकता प्राप्त नहीं थी। फलस्वरूप वहां रोजा पार्कर व मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 1950 व 60 में नागरिक अधिकार आंदोलन चला। परिणाम स्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो यूके में नागरिक अधिकार अश्वेतों को 1964 में आके मिले हैं। फिर राजनीतिक नागरिकता, तो 19वीं सदी में संघर्षों के परिणाम स्वरूप यूके में राजनीतिक अधिकारों का विकास हुआ। चीन की थियाननमेन चौक की घटना, जो कि 1989 में हुई थी, साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं के पतन 90 का दशक व अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग तथा हांगकांग का अम्ब्रेला आंदोलन राजनीतिक अधिकारों की मांग का परिणाम था। सामाजिक अधिकारों से आर्थिक व सामाजिक खुशहाली आती है। फेबियन वाद के प्रसार, मार्क्सवाद के लाल भय तथा लेबर पार्टी के उदय के कारण यूके में 20वीं सदी में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। यूके में कल्याणकारी राज्य के उदय की पृष्ठभूमि, तो ग्रीन ने जो मनुष्य की 3 बाधाएं मानी हैं किसी भी मनुष्य के विकास में, एक अभाव, दूसरा गरीब अशिक्षा, तीसरा खराब शराब
खोरी और उनके उन्मूलन पर वो बल देता है। उसको पता था कि मार्क्सवाद आ रहा है और अगर आपने अशिक्षा, अभाव और शराबखोरी का उन्मूलन नहीं किया तो क्रांतियां हो जाएंगी। बेबरिज रिपोर्ट आई, तो ये विलियम बेबरिज इसके अध्यक्ष थे। बेबरिज रिपोर्ट 1942 में आई। 5 महाबुराइयों का इसमें अंत करना बताया गया: अभाव, रोग, अज्ञान, दरिद्रता व बेकारी। लेकिन इसको अब चूंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो उन्होंने इसको लागू नहीं किया था। फिर 1946 में आई क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। यूएसए में 1930 की महान आर्थिक मंदी के बाद कीन्स के सुझाव पर तत्कालिक अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा 1932-33 में न्यू डील कार्यक्रम चलाया गया। अब नागरिकता का विरोधाभास क्या है? कंट्राडिक्शन ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या है? नागरिकता का विरोधाभास। तो इसको देखते हैं कि जो मार्शल के अनुसार नागरिकता में समान सामाजिक आर्थिक हैसियत भी आती है। मार्शल के अनुसार नागरिकता में समान सामाजिक आर्थिक हैसियत भी आती है, अर्थात जो हमारी मिनिमम नीड्स हैं की पूर्ति का सिद्धांत, पर यह पूंजीवाद के साथ विरोधाभासी है, क्योंकि पूंजीवादी वितरण में योग्यता का ध्यान रखा जाता है, आवश्यकता का नहीं। अतः यह व्यवस्था नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। मार्शल यह जानता था कि सामाजिक नागरिकता का सिद्धांत नागरिकता के अन्य अधिकारों से संगत नहीं है। नागरिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समर्थन प्रदान करते हैं। जो नागरिक अधिकार हैं वो संपत्ति के अधिकार को समर्थन प्रदान करते हैं। राजनीतिक अधिकार भी पूंजीवाद के लिए आवश्यक संदर्भ स्थापित करते हैं और इस बात में मदद करते हैं कि पूंजीवादी वर्ग प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के माध्यम से राज्य को नियंत्रित कर सके, जबकि सामाजिक अधिकार पुनर्वितरण व कल्याण की मांग करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो नागरिकता है ये संपत्ति की बात करती है। राजनीतिक जो नागरिकता है ये भी पूंजीवादियों के समर्थन में ही बात करती है। लेकिन जो सामाजिक नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जिसमें है ना, हमने देखा था कि टी.एच. मार्शल ने 3 सिद्धांत दिए हैं, एक तो नागरिक नागरिकता का, दूसरा राजनीतिक नागरिकता का और सामाजिक नागरिकता का। लेकिन जो सामाजिक नागरिकता है वो जो पूंजीवादी या उदारवादी जो व्यवस्था है तत्कालीन समय में रही, तो उससे वो मेल नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि वो मिनिमल स्टेट की बात करते थे, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते थे। लेकिन जो सामाजिक नागरिकता है इसमें सामाजिक और आर्थिक खुशहाली आती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा विरोधाभास होता है कि एक तरफ तो आप पूंजीवादी व्यवस्था कर रहे हो, दूसरी तरफ ये सामाजिक नागरिकता ला रहे हो, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास है। तो निश्चित दोस्तों, नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, ये नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत इसको कौन देता है? नॉजिक, जो कि एक लिबर्टेरियन थिंकर है, न्यू लिबरल है। इसकी बुक का क्या नाम है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये 1974 में आती है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। तो नव उदारवादियों के अनुसार सामाजिक अधिकार नागरिक अधिकारों के समर्थक ना होकर विरोधी है। तो इनका मानना है कि जो सामाजिक अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, ये नागरिक अधिकारों के विरोधी हैं। अगर आप स्टेट किसी का भला कर रहा है, किसी के कल्याणकारी राज्य का सपना दिखा रहा है, या जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लेके लोगों का कल्याण कर रहा है, इससे क्या होगा? ये नागरिक अधिकारों के समर्थन में ना होकर विरोधी हैं। ये लोगों का अहित करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनका अहित करते हैं। तो राज्य को हमने देखा भी था कि जो नॉजिक है ये केवल मिनिमल स्टेट की बात करता है और कहता है राज्य को केवल सुरक्षा का काम देखना चाहिए, कल्याण का काम नहीं देखना चाहिए। जॉन लॉक से लेकर रॉबर्ट नॉजिक तक उदारवादी नागरिक अधिकारों को स्वाभाविक मानते हैं। ये सामाजिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की ये बात नहीं करते हैं। नागरिकता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं राज्य ही उपलब्ध करवा सकता है। तो जैसे सुरक्षा का काम है, सुरक्षा का काम आप किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो उद्देश्य होता है फायदा होता है। अब अगर सुरक्षा में फायदा नहीं हुई तो सुरक्षा का काम छोड़ देगा, देश के साथ अहित कर देगा। इसलिए राज्य ही कुछ चीजें दिलवा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का अर्थ सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता। तो राज्य जो नॉजिक है कहता है कि जो व्यक्ति हैं वो राज्य के क्लाइंट होते हैं। तो अगर राज्य के क्लाइंट हैं और राज्य से व्यक्ति क्या चाह रहे हैं? सुरक्षा चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं। लेकिन राज्य सुरक्षा के लिए पैसा ले तो ठीक है, लेकिन राज्य अब कल्याणकारी कार्य करने के लिए पैसा नहीं लेगा। यह सिद्धांत बाजार, समाज, पूंजीवाद को अच्छे नागरिक जीवन के लिए उपयुक्त मानता है, जहां व्यक्ति राज्य के क्लाइंट होते हैं तथा वे स्वतंत्र चयन का अनुभव के अधिकार का प्रयोग करते हैं। फिर नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, तो इसके जो विचारक हैं, समर्थक
वो है बेंजामिन बारबर है और वाल्जर है। इसे नागरिकता का गणतंत्रवादी सिद्धांत या रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ जस्टिस रिपब्लिकन थ्योरी कहा जाता है। रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कहा जाता है। समुदायवादियों के अनुसार नागरिकता का मुख्य लक्षण है नागरिक सहभागिता, यानी अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वही आधार होना चाहिए, वही अरस्तू वाला। इस प्रकार नागरिक वह व्यक्ति है जो राजनीतिक प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति निर्माण व निर्णयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा सामान्य शुभ कॉमन गुड का समर्थन करता है। जो व्यक्ति समुदाय के हित की बात करते हैं, कॉमन गुड की बात करते हैं, सम्मान शुभ की बात करते हैं, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, सार्वजनिक नीति का निर्माण करते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो वही जो अरस्तू का नागरिक है वही उसी प्रकार की नागरिकता की बात करते हैं समुदायवादी। तो उदारवाद में अधिकारों की नागरिकता, जबकि समुदायवाद में कर्तव्यों की नागरिकता होती है। तो उदारवाद में नागरिकता का आधार क्या माना जाता है? अधिकार को, जबकि समुदायवाद में कर्तव्य को माना जाता है कि आपकी ड्यूटी क्या है एज ए इंडिविजुअल टू स्टेट। व्यक्ति के अस्तित्व पर आधारित है, ये समुदाय के अस्तित्व पर आधारित है। फिर इसमें निजी पात्रता, प्राइवेट इंटाइटलमेंट व स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है उदारवाद में, कि आप अपने से क्या अचीव कर रहे हैं, आप एज ए इंडिविजुअल क्या अचीव कर पा रहे हैं राज्य की नागरिकता को लेकर। इसमें राज्य की भूमिका व समाज का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तो जो उदारवाद है इसमें एज ए इंडिविजुअल आप नागरिकता से क्या लाभ ले रहे हैं, और जो समुदायवाद है वो एज अ कम्युनिटी, एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी आप क्या लाभ ले पा रहे हैं राज्य का, और जो नागरिकता देती है राज्य उसका। नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, तो ये इसके समर्थक हैं एंथनी गिडेंस। यह सिद्धांत आर्थिक अधिकारों पर जोर देता है कि आप इकोनॉमिकल राइट प्रदान करिए। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है, और बेसिकली जो मार्क्सवादी हैं ये मानते हैं कि जो गरीब हैं या सर्वहारा लोग हैं उनका कोई देश नहीं होता है। वर्ग संघर्ष में एक वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही अधिकार नागरिकता की बुनियाद है। तो यही बात है कि एक वर्ग यानी जो अमीर वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का या मजदूर वर्ग का जो शोषण करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता है। तो कुल मिला के जो नागरिकता है ये पूंजीपतियों की नागरिकता है, मजदूरों की नागरिकता नहीं। फिर पूंजीवादी व्यवस्था में ये अधिकार पूंजीपतियों और साम्यवादी व्यवस्था में ये अधिकार मजदूरों के पास होते हैं। तो जो नागरिकता के अधिकार होते हैं वो पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें किसके पास होते हैं? पूंजीपतियों के पास, जबकि जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें मजदूरों के अधिकार होते हैं। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत, तो ये बीएस टर्नर है थिंकर, एक उनकी बुक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, ये 1986 में आती है, उसमें हमको देखने को मिलता है। डेविड हेल्ट की पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, ये 1989 में बुक आती है। तो इसमें नागरिकता का विकास एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नागरिकता का विकास। तो हमें नागरिकता को किसी एक डायमेंशन से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये बहुलवादी है और ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार ये बोलते हैं। चलिए इसमें मात्रक नागरिकता, मैटरनल सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो इसमें इसका समर्थक है जीन एल्स्टीन, हमने देखा था कि ये नारीवादी थिंकर हैं। तो इनकी जो बुक है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन, और सारा रुडिक भी है महत्वपूर्ण। तो ये परवाह के नीति शास्त्र यानी इथिक्स ऑफ केयर पर आधारित है, तो माताएं जिंदगी धारण करती हैं, जिंदगी को संरक्षण देती हैं, असुरक्षितों की सुरक्षा का भाव देती हैं। माता के ऐसे सद्गुणों को राजनीति व नागरिकता में स्थान देना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट पर्यावरणवाद से भी जुड़ा हुआ है, इथिक्स ऑफ केयर। ये बेसिकली जब हम लोग हरित राजनीति की बात करते हैं तो उसमें जो नारीवादी जो विचारधारा है वो इथिक्स ऑफ केयर की बात करती है कि चूंकि जो नारियां हैं वो प्रकृति से ज्यादा लगाव महसूस करती हैं, और प्रकृति अगर दूषित होती है या प्रकृति में कोई चेंज होता है तो नारी उससे ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए जो इथिक्स ऑफ केयर को हमें इकोलॉजी में भी लाना चाहिए, और सिटीजनशिप में भी यही आधार होना चाहिए। बहुआयामी नागरिकता यानी मल्टी डायमेंशनल जो नागरिकता है उसको देखते हैं। तो हीटर ने बहुआयामी नागरिकता की वकालत की है, जिसके अनुसार भविष्य में नागरिकता केवल राज्य तक सीमित न होकर उससे ऊपर या उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की भी लेनी पड़ेगी, और अधिकार व उत्तरदायित्व भी उसी प्रकार विभाजित होंगे। तो जैसे ईयू है, तो अब ईयू में एक व्यक्ति ईयू का भी नागरिक होता है और पर्टिकुलर देश का भी नागरिक होता है। तो ईयू की जो नागरिकता है, तो हमें पहले ईयू जो संस्था है ना, बड़ी स्टेट से बड़ी संस्था हो गई ईयू, बेसिकली एक फेडरेशन टाइप का है, एक उच्च संस्था है, मल्टी जो लैटरियम है उसका एक उदाहरण है ये। तो ये बात है, इसी कारण आज की एकाकी नागरिकता की अवधारणा बदलते विश्व में बहुत वर्षों तक नहीं चल पाएगी। हमें मल्टी ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। हमें
मल्टी डायमेंशनल सिटीजनशिप की बात करनी पड़ेगी। सर्वदेशीय नागरिकता या भूमंडलीकरण, तो इसमें ग्लोबल जो सिटीजनशिप है उसकी इसमें बात की जाती है, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है। इसके समर्थक हैं डेविड हेल्ड। नागरिकता के सिद्धांत पर कई वैश्विक परिवर्तनों ने प्रभाव डाला है। इसमें प्रमुख है भूमंडलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आवर्जन, सामाजिक बहुलवाद और क्षेत्रीय हस्तांतरण आदि। इसका केंद्रीय तत्व है राष्ट्रीय जुड़ाव नहीं बल्कि सार्वभौमिक व्यक्तित्व। तो एक इंडिविजुअल होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है सार्वभौमिक होता है। हम भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। तो यही है कि जब व्यक्ति हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आज इतना सब कुछ संचार है, सब कुछ है, और हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है, कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी चीजें लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। ईयू में क्या है, अगर आपने किसी एक देश का पासपोर्ट ले लिया तो आप पूरा जो ईयू जो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं उसमें जा सकते हैं बिना वीजा के। तो यही है, एक आप ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करिए कि आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। प्लूटार्क ने सुकरात को विश्व के नागरिक का दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी बातें सभी करते हैं। हमें प्रबुद्धता यानी एनलाइटनमेंट से सार्वभौमिक नागरिकता का एक आदर्श मिला है जो अनिवार्य रूप से मानवीय सरोकारों से जुड़ी हर चिंताओं के निदान का दावा करती है। मार्था नुसबाम, ये सर्वदेशी नागरिकता में नागरिकता का मूल मंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे विश्व का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति। तो ग्लोबल सिटीजन की ये लोग बात करते हैं, ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं। नागरिकता का संकट, तो सर्वदेशी नागरिकता की अवधारणा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। भूमंडलीकरण ने हाइपर मोबिलाइजेशन को बढ़ावा दिया। वही बात है कि अब लोग आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, तो यही बात है। अतिथि जो श्रमिक हैं, गेस्ट लेबर की समस्या बढ़ी है। इन श्रमिकों को शरण देने वाले देश आर्थिक सामाजिक अधिकार तो दे देते हैं पर राजनीतिक अधिकार नहीं देते हैं। तो जो हम देखते हैं कि जो भारत से लोग अमेरिका जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं तो उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकार तो मिल जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट इन द सेंस की उनको नागरिकता नहीं मिलती है। आपने सुना होगा H1 वीजा, फलाना वीजा, ढिकाना वीजा, तो ये सब क्या है? उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है। इस कारण से वो सार्वजनिक नीति निर्माण में भागीदारी नहीं कर सकते हैं। यही नागरिकता का संकट है। क्यों? क्योंकि आप वहां रहते हुए भी आप पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो नागरिक ही नहीं है वहां के। सोशल ने यह भविष्यवाणी की है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बढ़ते प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती चेतना और बहुराष्ट्रीय राजनीति के प्रादुर्भाव यानी यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं के निर्माण ने एक उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता की स्थापना की है। पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया है। ऐसी स्थिति में नागरिकता की वैश्विक नागरिकता के रूप में ही परिभाषित होने की संभावना अधिक हो गई है कि अब आप ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करिए। राष्ट्रीय राज्यों को केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही चुनौतियां नहीं मिल रही, अपितु उनको अपने राष्ट्रों के अंतर्गत भी नीचे से चुनौतियां मिल रही हैं, जिसमें राज्यों की इकाइयां स्वायत्तता की मांग कर रही हैं। तो हमने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन में है तो वहां पर कैटेलोनिया राज्य की मांग हो रही है। तो आंतरिक कलह भी है और बाहरी कलह तो है ही। और नागरिकता को परिभाषित करने के लिए स्थानीय इकाई की सदस्यता को अधिक महत्व दे रही है। राज्य की संप्रभुता का यह हस्तांतरण भी नागरिकता के प्रश्न को नए प्रकार से सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि अब अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो भू क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने अलग आइडेंटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल भारत में जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें कश्मीरियत लोग अलग अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, फिर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अलग अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो देशों के अंदर ही इतनी कला है, तो आप जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है उसे आप किसी एक दायरे में या एक ऐसी योजना बना दें जो कि सबके लिए अलग अलग हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसा करना संभव नहीं है। फिर माइकल केटिंग और रेनर बोबोक ने अपने अध्ययन में नागरिकता के प्रश्न को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासन के स्तर पर पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब बहुसंस्कृतिवाद और नागरिकता, तो इसमें बिल किमलिका महत्वपूर्ण थिंकर हैं। वो उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक हैं। उनकी जो पुस्तक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट, ये 1995 में आती है। तो हमने पहले पढ़ भी चुका है इसके बारे में। और जो बिल किमलिका है ये बेसिकली 3 प्रकार के अधिकार देती हैं, 3 प्रकार के अधिकार देते हैं माइनॉरिटीज को। तो पहला तो है प्रतिनिधित्व का अधिकार यानी राइट टू रिप्रेजेंटेशन। पहला अधिकार है रिप्रेजेंटेशन का माइनॉरिटीज को। तो ये मूल निवासी और अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। जो मूल निवासी हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनको मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का अधिकार। फिर स्वशासन का अधिकार ये देते हैं। और फिर है पॉलीएथनिक
पॉलीएथनिक राइट। तो पॉलीएथनिक राइट में क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भारत से अमेरिका गया, तो अब वो रिप्रेजेंटेशन या स्वशासन की मांग नहीं करेगा, अब वो पॉलीएथनिक राइट मांगेगा कि जो हमारी संस्कृति, कम से कम हमको पगड़ी तो लगाने दो, कम से कम हम चंदन तो लगाने दो। तो ये है पॉलीएथनिक राइट। तो जो बिल की अमलिका है, ये बेसिकली जो नेशनल माइनॉरिटीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन और स्वशासन की बात तो करती है, लेकिन जो बाहर से जो माइनॉरिटीज आती हैं, फॉर एग्जांपल जो नेशनल माइनॉरिटीज हो गई, जैसे अश्वेत हो गए अमेरिका में, तो उनको तो सभी प्रकार के राइट जो हैं वो दे सकते हैं, आप स्वशासन के राइट दे सकते हैं, प्रतिनिधित्व के राइट्स दे सकते हैं। लेकिन जो माइग्रेटेड लोग हैं, फॉर एग्जांपल भारत से जब लोग जाते हैं, तो उनको आप ये राइट नहीं दें, बल्कि केवल उनको संस्कृति उनकी जो है उसको आप वो सांस्कृतिक राइट दे सकते हैं, पॉलिथनिक राइट दे सकते हैं, बाकी और उनको स्वशासन या प्रतिनिधित्व के राइट नहीं दे सकते। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन करती हैं नेशनल माइनॉरिटीज और जो अन्य माइनॉरिटीज हैं उनमें बिल की अमलिका करते हैं। फिर भीखू पारिक ये संवाद आधारित बहुसंस्कृतवाद यानी कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म कोलन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी सन 2000 में बुक आती है। तो बेसिकली जो भीखू पारिक की बुक है, हम मल्टीकल्चरल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, दोनों के विवाद को, दोनों के जो बहस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो बिल की अमलिका जो भीखू पारिक है, इनकी जो पुस्तक है रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, ये बिल की अमलिका के जो इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था नेशनल माइनॉरिटीज और जो अन्य लोग आते हैं या विदेशी जो माइनॉरिटी, जैसे भारत से अगर कोई व्यक्ति अमेरिका गया, उन लोगों में जो कैटेगराइजेशन बिल की अमलिका करते हैं, उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। तो ये रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म इस संदर्भ में वो पुस्तक लिखते हैं। फिर आयरिस मेरियम यंग भिन्नता की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं कि जो पुरुष हैं उनको उनकी जो राजनीति अलग है और महिलाओं की अलग राजनीति है, तो आप दोनों को डिफरेंस करिए, दोनों में थोड़ा सा आप इक्वल राइट की बात करिए। फिर बुक क्या है, जस्टिस पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, ये 2011 में बुक आती है। चार्ल्स टेलर ये मानवता की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं, और ये सेकुलर एज इनकी बुक है, सेकुलर एज। फिर आयरिस मेरियम यंग जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस ने विभेद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन के आधार पर नागरिकता को सार्वभौमिक न मानकर, यानी यूनिवर्सल नागरिकता नहीं है बल्कि समूह आधारित है, यानी आप कम्युनिटी बेस्ड जो नागरिकता है उसको दीजिए, जिससे उनमें बहुलवादी आवश्यकताओं और अधिकारों को शामिल किया जा सके। फिर आयरिस मेरियम यंग डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करती है, नागरिकता के समान अधिकार विभिन्न समूहों की जरूरतों को समाहित नहीं कर सकते, इसलिए इन समूहों ने कुछ अलग तरह के अधिकारों की मांग की है। मेरियम यंग इसे विभेदीकृत नागरिकता कहती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे शुरू में क्या हुआ था कि पुरुषों को अधिकार दे दिए गए थे, सिविल राइट दे दिए गए थे, पॉलिटिकल राइट दे दिए गए थे, लेकिन महिलाओं को नहीं दिए गए थे। तो आप सिटीजनशिप को यूनिवर्सल मत बनाइए, आप लोगों को जैसे पुरुषों और महिलाओं में, तो आप महिलाओं को के बारे में भी सोचिए। यह अवधारणा पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहती, बल्कि इसका उद्देश्य वंचित समूहों, फॉर एग्जांपल महिला को सामूहिक अधिकारों कलेक्टिव राइट के हित की रक्षा व स्वप्रतिनिधित्व यानी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जैसी व्यवस्था बनाकर करना है। उनके लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बहुलवादी दृष्टिकोण में अधिकारों की एक दोहरी प्रणाली की आवश्यकता है, अधिकारों की एक समान व्यवस्था सभी के लिए समान है, और एक अधिक विशिष्ट प्रणाली जो विशिष्ट समूह के लिए हो। तो आप अधिकारों की ऐसी समान व्यवस्था कर सकते हैं जो सभी के लिए समान हो, लेकिन आपको फिर डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, एक विशिष्ट प्रणाली बनानी पड़ेगी जो विशिष्ट लोगों के लिए हो, जो माइनॉरिटीज के लिए हो, जो महिलाओं के लिए हो, ऐसी जो हास्यकृत लोग हैं उनके लिए हो। आयरिस मेरियम यंग के अनुसार पूर्ण नागरिकता में सभी को शामिल करने और भागीदारी का एहसास कराने का सबसे अच्छा तरीका विभेदीकृत नागरिकता है। महिलाओं को अलग से आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जो 33% की बात हो रही है ना, अभी भारत की संसद ने उसको पारित भी कर दिया। तो यही बात है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन ने आमतौर पर यह माना है कि सभी के लिए नागरिकता का अर्थ नागरिकता की सार्वभौमिकता है, पर सार्वभौमिक नागरिकता है विभेद अंधता पर आधारित है। आप सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं, ये गलत बात है। मीडियम जिनको ज्यादा जरूरत है उनको आप ज्यादा दीजिए, जिनको कम है उनको कम दीजिए। मीडियम यंग के अनुसार भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रबंधन के अधिकार होना चाहिए, जो आर्टिकल 29 और 30 में भारत के संविधान में दिए गए हैं। उन्हें उपयोगी शिक्षा व जीविका के अवसर के साथ ही नागरिकता के सभी लाभ मिलने चाहिए। फिर बिल किनका ने अपनी पुस्तक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप कोलन अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट में नागरिकता और विविधता जैसे विषयों का विश्लेषण किया है। केमलिका का तर्क है कि उनका बहुसांस्कृतिक नागरिकता का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो अब यही है जो हम लोगों ने बिल केमलिका के बारे में पढ़ा था कि वो
समूह विभेदीकृत अधिकारों के 3 रूप बताते हैं, उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है समूह प्रतिनिधित्व अधिकार यानी स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव राइट्स। कुछ विशेष आवश्यकता वाले समुदायों, फॉर एग्जाम्पल मूल निवासी, धार्मिक अल्पसंख्यकों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। फिर बहुजातीय अधिकार यानी पॉलीएथनिक राइट, तो अप्रवासी जो इमिग्रेंट होते हैं समुदायों के धार्मिक सांस्कृतिक हितों के संरक्षण से संबंधित है ये। और स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट राइट, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की राजनीतिक स्वायत्ता अथवा भू क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। तो ये है।